की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि डायरेक्टली बिना ड्रग के ही एक नोबेल बॉय वैन फेटियो के बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया होता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? वैन बाहर देखता है कि भाई आखिर वो कहाँ पर है। तब यहाँ पर एक मेड आके उसे पकड़ लेती है। वो उसे कह रहे होते हैं कि लॉर्ड वैन ऐसा ना करिए, ये करना खतरनाक है। वैन कहता है कि वो बस बाहर का नजारा देखना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग दिख रहा था। मेड यहाँ पर हैरानी हो जाती है कि वैन सिर्फ 2 ही साल का है, लेकिन वो इतने मुश्किल शब्दों को इतने आसानी से कैसे बोल पा रहा है। वैन को वो कौन है इसके बारे में सब मेमोरीज होती है। उसे पता होता है कि उसके सामने ये टिल है, ये उसकी पर्सनल मेड होती है। आगे हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर खाना खा रहा होता है। वैन को ये भी पता होता है कि उसके फादर का नाम मार्केस फेटियो है और उसके मुर्शी, जाड और स्टेटो ये 3 बड़े भाई भी है। वैन भाई यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि उसको तो यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, यकीनन वो एक नोबेल है तो उसे ये सब कुछ मिलेगा ही। खैर तभी वैन के फादर सेकंड बेटे जाड से पूछते हैं कि आज वो क्या करने वाला है। जाड बताता है कि वो मैजिक और बैटल फॉर्मेशन के बारे में सीखने वाला है। इसके बाद मार्केस तीसरे बेटे सेस्टो से पूछता है कि वो क्या करने वाला है। सेस्टो बताता है कि सर मैं आज मैजिक सीखने वाला हूँ, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन ये अपने डैड से भाई बहुत ही डरते हैं। खैर आखिर में हम देखते हैं कि मार्केस वैन से पूछता है कि वो आगे जाके क्या करने वाला है। बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं हमारे नेशनल कल्चर और हिस्ट्री के बारे में स्टडी करूँ। ये सुनने के बाद ये तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वैन के फादर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। वैसे वैन का मजाक उड़ाते हुए नहीं हंस रहे होते हैं। वैन के फादर खुश है कि 2 साल के होने के बावजूद वैन बहुत ही ज्यादा समझदार है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वैन के मदर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। वैन के डैड उसे कहते हैं कि उनको पूरा भरोसा है कि वैन के पास भी उनके और उसकी मॉम की तरह पावरफुल फायर मैजिक होगा। उनको वैन से बहुत ही उम्मीदें होती हैं। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि 8 साल की उम्र में यहाँ पर पर्सन का एक मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इस दुनिया में पर्सन की मैजिकल एप्टीट्यूड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज लोगों को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। इसलिए नोबल्स फायर, वाटर, विंड या अर्थ इन 4 एलिमेंटल मैजिक में से किसी एक का डिजायर रखते हैं। इन 4 एलिमेंट के अलावा अगर किसी के पास कोई और एप्टीट्यूड होगा तो उसे बहुत ही ज्यादा बेकार समझा जाता है और सभी उसे नीची नजरों से देखते हैं। वैन के फादर और उसके सारे ब्रदर्स के पास 4 एलिमेंटल मैजिक में से ही कोई एक एलिमेंटल मैजिक है। आगे हमें देखने को मिलता है कि वैन टिल से अलग अलग मैजिक के बारे में जान रहा होता है। बाकी की मेड यहाँ पर हैरानी हो गई थी कि वैन इतना छोटा होने के बावजूद भी कितना समझदार है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में बस पूछ नहीं रहा, साथ ही उनके बारे में नॉलेज भी हासिल कर रहा है। तभी यहाँ पर स्पार्डा नाम का एक बटलर आता है। ये वैन के फादर को काफी सालों से सर्व करता आया है। लॉर्ड वैन, अभी आप 2 साल के हैं। मैं जानता हूँ कि आप सीख रहे हैं और बेसिक न्यूमेरिकल्स भी आप सीख रहे हैं, है ना? लेकिन आपको कितना कुछ पता है। वैन को भाई इसे थोड़ा सा डर सा ही लगता है। वो बताते हैं कि अभी वो अच्छे से पढ़ना नहीं सीखा है और वो थोड़ा बहुत सब्सट्रैक्शन कर पाता है। लेकिन स्पार्डा भाई वैन को उंगलियां दिखा के पूछता है कि ये दोनों मिला के कितने होते हैं। यकीनन वैन आसानी से बता देता है कि टोटल 5 होते हैं। ये सुनते ही स्पार्डा वैन से कहता है कि वो उसका ट्यूटर बनेगा। ये सुनने के बाद वैन भाई हद से ज्यादा ही परेशान हो जाता है। स्पार्डा वैन की हद से ज्यादा खतरनाक पढ़ाई लिखाई करता है। बेचारा वैन 2 साल तक इस हेल में ही रहता है। आगे वैन 4 साल का हो जाता है। हम देखते हैं कि वो टिल के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन टिल यहाँ पर वैन के भाई मजे ले रही होती है। आगे दूसरी मेड्स टिल को पकड़ लेती है। टिल, तुम्हें लॉर्ड वैन की ऐसी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। लॉर्ड वैन, इस वुमेन को पनिश कीजिए। अरे पनिश? लेकिन सच में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नोबेल से कोई रूड बर्ताव करता है तो ये बहुत ही बड़ा क्राइम है। लेकिन यकीनन वैन को भाई इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। हम देखते हैं कि वैन आगे टिल को एक पिंच मारता है और कहता है कि ये मैटर यहीं पर खत्म होता है। आगे 1 और साल बीत जाता है। इस 1 साल में वैन ने लगातार स्वॉर्ड्समैनशिप सीखा है। अभी वो अपने लेवल के सोल्जर्स इन ट्रेनिंग वालों के साथ इक्वली फाइट कर पा रहा होता है। सारे जो दूसरे बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पर हैरान होते हैं कि एक नोबेल होने के बावजूद वैन उनके साथ एकदम अच्छे से नॉर्मल लड़के जैसे ही बर्ताव करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर ऐसे ही बैठा होता है। तभी चिवलैरिक के ऑर्डर्स डिप्यूटी कमांडर डी वैन के पास आता है। डी को पता चल गया होता है कि वैन स्वॉर्ड्समैनशिप में कमाल का है, इसीलिए वो वैन को यहाँ पर देखने के लिए आया था। वैन के सॉफ्ट हाथों को देख के डी काफी ज्यादा हैरानी हो गया था। उसे लगा था कि वैन रात भर स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वैन बताता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता, रात में उसे बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ती है। तभी डी वैन को बताता है कि उसने सुना है स्पार्टा को ऑर्डर दिया गया है कि वो वैन की स्टडी नॉर्मल से 3 टाइम ज्यादा हार्ड
ले। ये सुनने के बाद वैन भाई हद से ज्यादा ही हैरान हो जाता है। वही तो मुझे हमेशा से ये और लगता था कि सिर्फ मुझे ही अकेले को मॉर्निंग से रात तक पढ़ाई करवाई जाती है। खैर डी यहाँ पर वैन से कहता है कि वो उसको स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने वाला है। वैन कहता है कि उसे स्वॉर्ड्समैनशिप पसंद है लेकिन उसे स्टडी करना भी पसंद है। वो दोनों में ही अपना बेस्ट करने का ट्राई करेगा। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी कम से कम मैं आपको पर्सनली कुछ स्वॉर्ड लेसन दूंगा। वैन समझ जाता है कि भाई डी मानेगा नहीं, उसे उसके साथ स्वॉर्ड्समैन की ट्रेनिंग करनी होगी। आगे हम देखते हैं कि डी भाई वैन की भयंकर स्वॉर्ड ट्रेनिंग ले रहा होता है। वो वैन से कहता है कि उसे 100 अबो विंग्स, 100 मिड स्वैप्स और 100 थ्रस्ट करने हैं। शाम तक स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर करके वैन भाई बहुत ही ज्यादा थक गया होता है। वो मन में कह रहा होता है कि भाई ये डी मोशन है। तभी डी वैन से कहता है कि वो वैसे बेटा है, उधर भी वो ट्रेनिंग कर ले, वो ऐसे एक इमेजिनरी सीट पर बैठे। खैर तभी टिल यहाँ पर आके वैन को टॉवल देती है। भले चाहे कैसी भी हो, लेकिन वैन को अपनी नई लाइफ बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होती है। आगे हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है। हर दिन स्टडी और स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करने के बाद वैन बोर हो चुका था, इसलिए वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए मार्केट में आया होता है। मार्केट में आने के बाद वैन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है। तभी पीछे की बिल्डिंग को देखने के बाद वैन पूछता है कि आखिर ये क्या है। टिल उसे बताती है कि ये मैरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हॉल है। ये कंपनी बहुत ही बड़ी है और किंगडम में इसके बहुत सारे ब्रांचेस भी है। तभी वैन देखता है कि एक बंदा एक लड़की को बंदी बनाकर कहीं पर ले जा रहा होता है। तुमने उस लड़की को ऐसे बांध के क्यों रखा है? मेरा बेटा है, इसके साथ मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तुम्हारा बेटा? हाँ, मैं यहाँ पर इसे स्लेवरी में बेचने के लिए लाया हूँ। क्या स्लेवरी? काफी समय से अब तक गरीब फैमिलीज अपने बच्चे जिनको वो खाना तक नहीं खिला पाते, वो उनको स्लेवरी में बेच देते हैं ताकि इससे उनको कुछ पैसा मिले और वो जी पाए। तब यहाँ पर मैरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हॉल से रोजालिया नाम की एक लड़की आती है जो कि वैन को पहचान लेती है। सब आपके बारे में बात कर रहे हैं लॉर्ड वैन। मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मेरा नाम रोजालिया है। वैन रोजालिया से पूछता है कि बंदा उसके बेटे को यहाँ पर बेचने के लिए लाया है तो वो कितने में बिकेगा। रोजालिया बंदे से पूछते है कि उसके लड़के में कोई मैजिकल एप्टीट्यूड है। बंदा बताता है कि इसके पास थिविंग मैजिक है। यह सुनने के बाद रोजालिया बताती है कि इसके लिए वो उसे सिर्फ 3 ही लार्ज सिल्वर कॉइन दे सकती है। ये सुनने के बाद बंदे को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने बच्चे को पीटने लगता है। तो बेकार लड़के कहीं के, तुम किसी भी काम के नहीं हो। बंदा लड़के को किसी और शॉप में ले जाने लगता है, लेकिन वैन उसे रोक देता है और कहता है कि इस लड़के के लिए वो उसे 5 बड़े सिल्वर कॉइन देगा। बंदा इसके लिए मान जाता है। वो 5 सिल्वर कॉइन को लेके यहाँ से निकल जाता है। इस लड़के का नाम खामसिन होता है। वैन खामसिन को फ्री कर देता है और उसे कहता है कि अब से वो फ्री है। वो जहाँ पर भी जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन खामसिन के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। वैन भी ये बात समझ जाता है। वैन उसे कहता है कि खामसिन उसके साथ आ जाए, लेकिन लॉर्ड वैन आपके फादर ऐसे ही किसी को मैंशन में नहीं आने देंगे। हाँ, लेकिन बात अलग होगी अगर आप इसे एक स्लेव बना के लाते हैं। उन दोनों की बात सुनने के बाद वैन को ना चाहते हुए भी खामसिन को अपना स्लेव बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर खामसिन को वैन का स्लेव बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। रोजालिया वैन और खामसिन का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर देती है। खामसिन के हाथ पर एक साइन आता है। रोजालिया बताती है कि ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट सील है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई नहीं होता ये सील हमेशा ऐसे ही रहेगी। वैन अब खामसिन के लिए कुछ नए कपड़े लेने के बारे में सोचता है। रोजालिया उसे कहते हैं कि वैन फर्स्ट टाइम उनके यहाँ पर आ रहा है तो उससे कोई भी वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगी। ये सुन के वैन उसे थैंक्स कहता है। रोजालिया हैरानी हो जाती है कि एक नोबेल उसे थैंक्स कह रहा है। आगे हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर खामसिन वैन के पास आके उसे कह रहा होता है कि कमांडर डी उसे ढूंढ रहे हैं। वैन आके खामसिन से कहता है कि वो खामसिन को ये कुकी देगा अगर वो डी को बताएगा कि वैन यहाँ पर नहीं है। खामसिन इसके लिए मान जाता है। हालांकि वो वैन को बताता है कि कमांडर डी को ऑलरेडी लगभग पता चली गया है कि वैन यहाँ पर है। डी यहाँ पर आ जाता है। खामसिन उसे बताता है कि वैन यहाँ पर नहीं है। हाँ, लेकिन किसी ने उसे थोड़ी देर पहले रूम में जाते हुए देखा था। तभी डी को खामसिन के मुंह पे कुकीज के क्रम्स दिखते हैं जो कि अभी कुछ मोमेंट पहले नहीं थे। खामसिन उनको वाइप अप कर लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। डी को भाई सारा मसला समझ आ गया होता है कि वैन ने खामसिन को रिश्वत दे के उसके बारे में बताने से मना कर दिया है। खामसिन भी कहता है कि आखिर वो क्या करे, वो वैन के स्लेव है ना, उसको उसकी बात माननी होगी। एक बच्चे होने के बाद भी तुम में काफी दम है हाँ, जो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लॉर्ड वैन की जगह पे मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। क्या? डी भाई खामसिन को लेके यहाँ से जाने लगता है। आगे दिन बीतते हैं और वैन 8 साल का हो जाता है। पूरे किंगडम में वैन की बात चल रही होती है। सभी को पता ही होता है कि वो कितना अच्छा है, इसलिए सभी वैन को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और अब ये सभी वैन के मैजिकल एप्टीट्यूड रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वैन के पास
पास 4 एलिमेंट मैजिक में से कोई भी एप्टीट्यूड नहीं होता। इसके ऊपर से वैन को सबसे बेकार एप्टीट्यूड प्रोडक्शन मैजिक मिला होता है। तुम्हें पता है प्रोडक्शन मैजिक को सारे मैजिक में सबसे बेकार क्यों माना जाता है? उस मैजिक में मटेरियल्स को प्रिपेयर करके अपने दिमाग में रिजल्ट को विजुअलाइज करके तुम सॉर्ड्स और एक्सेसरीज को बना सकते हो, लेकिन ये चीजें बिना मैजिक के भी आसानी से बन जाती है। आखिर इससे तुम लोगों को कैसे बचा पाओगे? मेरा लेट 5 मेरा पावरफुल मेज थी और मैं भी, तो आखिर हमने तुम्हारे जैसे एक प्रोडक्शन मेज को कैसे जन्म दे दिया? वही गधा था जो तुमसे उम्मीदें लगाई। हम देखते कि भाई वैन के फादर उसे खत्म करने वाले होते हैं, लेकिन वैन का सबसे बड़ा भाई मुर्शी उसे रोक देता है। मुर्शी फादर एक रिमोट विलेज है जो कि हमारे मार्च का हिस्सा होने के बावजूद अपनी लोकेशन की वजह से डेवलप नहीं हुआ। क्यों ना उस विलेज को हम वैन को दे दें? नेमलेस विलेज। मुर्शी बताता है कि उस विलेज में 100 लोग रहते हैं। वहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री नहीं है और वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है जो कि नॉर्थ के माउंटेन की तरफ घूमते रहते हैं। वो गांव फेल्डिबेटो कैंटी के पड़ोस में है और दूसरी तरफ रावल किंगडम एलनेटा है। अभी के लिए उस विलेज की वैल्यू सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज कैंप फील्ड के लिए है। मार्केस फैसला कर लेते हैं कि वो वैन को उस गांव का लीडर बना देंगे। इतना कह के वो यहाँ से निकल जाते हैं। मुर्शी अपने छोटे भाई से माफी मांगता है कि उसे ऐसी जगह पर जाना होगा। भैया आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, उल्टा मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए। आपकी वजह से मैं बच पाया। आगे हम देखते कि वैन की उस विलेज में जाने की तैयारी हो रही होती है। वैन को ये अलो नहीं किया गया होता है कि वो चिवलैरी को ऑर्डर के नाइट्स को अपने साथ ले जाए, इसलिए वैन के बड़े भाई मुर्शी ने कुछ एडवेंचरर को वैन के प्रोटेक्शन के लिए हायर कर दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि टिल भी भागते हुए यहाँ पर आती है। वो कहती है कि वो लॉर्ड वैन की पर्सनल मेड है तो वो उनके साथ ही आएगी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई डी भी यहाँ पर आता है। लॉर्ड वैन, मेरा प्लान है कि स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में मुझे जितना कुछ भी पता है वो सब कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। वैन भाई यहाँ पर हैरानी था कि डी उसके साथ कैसे आ सकता है। उसे तो ये अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन भाई डी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। खैर तभी इस पार्डा भी यहाँ पर आता है। वो वैन को बताता है कि उसने उसके फादर से कहा है कि अब वो रिटायरमेंट ले रहा है। अब वो रिटायर हो चुका है तो वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकता है और उसने वैन के साथ जाने का सोच लिया होता है। वैन भाई यहाँ पर परेशान सा ही हो जाता है। खैर आगे हम देखते कि वैन भाई खुश था कि वो सभी उसके साथ आ रहे हैं। तभी आगे जाते हुए वैन देखता है कि सभी लोग वहाँ पर उसे ग्रैंड सेंड ऑफ देने के लिए आए होते हैं। वैन यहाँ पर हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके फादर ने ऑर्डर दिया था कि वैन को सीक्रेटली यहाँ से भेजना है। लेकिन आगे वैन को पता चलता है कि इन दोनों ने बैनर लगा के सबको बता दिया होता है कि लॉर्ड वैन आज जाने वाले हैं। खैर सब यहाँ पर वैन को गुड बाय करते हैं। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है ये सभी काफी आगे आ चुके होते हैं। कैरेज में वैन अपने प्रोडक्शन मैजिक को टेस्ट करता है। वो एक लकड़ी से एक छोटी सी नाइफ को बना देता है। खैर तभी आगे बढ़ते हुए कैरेज अचानक से ही रुक जाता है। वैन को देखने को मिलता है कि जिस विलेज में वो जा रहा है वहाँ पर अटैक हो चुका है। एडवेंचरर्स वैन को बताते हैं कि वो बैंडिट्स या मर्सनरीज हो सकते हैं। वैन देखता है कि विलेज के अराउंड भारी लकड़ियों से एक डिफेंस बना तो हुआ है, लेकिन वो एरोस को अंदर जाने से नहीं रोक सकता। लगभग 20 इनिमी होते हैं और यहाँ पर वैन की तरफ बैटल करने के लिए बहुत ही कम लोग होते हैं। डी तो भाई लड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन हायर के हुए एडवेंचरर में से ऑर्थो उसे कहता है कि वो बैंडिट से लड़ने नहीं वाला। उनका काम बस वैन को गार्ड करना है। वो कोई भी बैटल करके अपनी कॉमरेड्स की जान को खतरे में नहीं डालेगा। डी उसे कहता है कि कम से कम वो वैन को प्रोटेक्ट करे, वो जाके आगे लड़ेगा। एडवेंचरर्स इसके लिए हाँ कहते हैं, लेकिन इस बार डी को रोक देता है। सर डी, अगर आप मारे जाते हैं तो विलेज का कंट्रोल लेके भी उसका कोई भी फ्यूचर नहीं होगा, तो आखिर हम क्या करें? स्पार्टा इनको बताता है कि वो एक एलिमेंटल मेज है, उसके पास एक प्लान है। स्पार्टा का प्लान होता है कि वो पहले आगे जाके एक डिफेंसिव वॉल बनाएगा और एक चारे की तरह एनिमी का ध्यान अपनी ओर कर लेगा। उसके बाद एडवेंचरर्स वॉल के पीछे से अटैक करेंगे। जैसे ही एनिमी का फोकस उनके ऊपर आएगा, डी और उसके बंदे फ्लैंक करके अटैक करेंगे। सरप्राइज अटैक से जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, लेकिन यकीनन ऐसा करने की वजह से स्पार्टा की जान नहीं बचेगी। यह बात वैन भी समझ जाता है। स्पार्टा आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने से आप नहीं बच पाएंगे। इस ओल्ड मैन को एक आखिरी बार अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका दीजिए, प्लीज मेरे इस रिक्वेस्ट को अलो कीजिए लॉर्ड वैन। स्पार्टा, हमारे होम के लिए आपने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, मैं ऐसी जगह पे आपको मरने नहीं दे सकता, नहीं डी और उसके मेंस को भी। आप सभी हमारे हाउस के चिवलैरिक के मेंबर्स हैं। वैन जानता है कि अगर वो यहाँ पर स्पार्टा या डी में से किसी को भी खोता है तो इस लैंड को आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। वैन इसे कहता है कि वो चारा बनेगा। ये सुनने के बाद सभी के सभी हैरानी हो जाते हैं और टिल तुरंत ही इसके लिए मना कर देती है और कहते हैं कि वैन की जगह पर वो चारा बनेगी। खामसिन भी बेड बनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वैन इन दोनों से कहता है कि वो उन दोनों को मरते हुए नहीं देख सकता। वैन आगे बढ़ रहा होता है। डी की उसकी चिंता हो रही होती है। मैंने आपके साथ दिन रात स्वॉर्ड की ट्रेनिंग की है ना डेप्यूटी कमांडर, आपको लगता है कि मैं आसानी से मरूंगा? भले ही मैं मारा जाता हूँ, अपने लोगों के लिए मारा
जाना एक लॉर्ड के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। वैन की बात सुन के ऑर्थो हैरानी हो जाता है। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वैन को गार्ड करने का क्वेस्ट ऑर्थो को मिला था। पहले ऑर्थो को लग रहा होता है कि वैन भी बाकी नोबल की तरह ही होगा जो एडवेंचरर को नीची नजरों से देखता है, लेकिन वैन यहाँ पर खुद आके ऑर्थो को उसको गार्ड कर रहा है, इसके लिए थैंक्स कहता है। वैन का काइंड बर्ताव देखने के बाद ऑर्थो भी बहुत ही हैरान हो गया होता है। ऑर्थो और उसके मेंबर्स को भी वैन बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ऑर्थो यहाँ पर सामने आ जाता है। ठीक है, हम आपके लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देंगे। अरे नहीं, आप सभी, एक बच्चा कह रहा है कि वो अपनी जिंदगी को रिस्क में डालेगा। अगर ये देखने के बाद भी अगर मैं चुपचाप खड़ा रहता हूँ तो मेरे कॉमरेड्स मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे, है ना। आज तक जितने भी नोबल से मैं मिली उससे आप पूरी तरीके से अलग हैं। प्लूरियल, देखा, आपको हमारे जैसे एडवेंचरर के नाम भी याद है, इसलिए हमें यकीन है कि हम आपके लिए हमारी लाइफ्स को दांव पे लगा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि डी और एस्पाडा भी आगे आते हैं। वो दोनों भी वैन से कहते हैं कि वैन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना यही उनका काम है, क्योंकि मार्किस कहराने का वो फ्यूचर है। हम देखते हैं कि एस्पाडा ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी ये उसका ही यूज करने वाले होते हैं। एस्पाडा अपने एलिमेंटल मैजिक से एक क्ले वॉल बना देता है और तो और ज़ारा एक साइड से जा रहे होते हैं। एडवेंचरर डाकुओं पे अटैक कर देते हैं। डाकू यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि भाई उनके पीछे ये वॉल कब बन गई। डाकुओं का बॉस सबको ऑर्डर देता है कि वो वॉल के पीछे जो भी है उनको खत्म कर देंगे। सारे डाकू वॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी डी आके डाकुओं पे सरप्राइज अटैक कर देता है। दूसरी तरफ से ऑर्थो भी डाकू को खत्म करने लगता है। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। ज़ारा यहाँ पर 2 डाकुओं को खत्म कर देता है। ऑर्थो के दूसरे मेंस भी ट्रिक लगा के 2 डाकुओं को खत्म कर देते हैं। डी यहाँ पर ऑरा फॉर्म करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसको ऐसे देख के डाकू भाई बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। डाकू के बॉस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सीधा यहाँ पर वॉल की तरफ आने लगता है। अरे नहीं, वो वॉल की दूसरी साइड में जा रहा है, उसको रोको। लेकिन डाकू के बॉस को रोकने के लिए कोई भी नहीं होता। हम देखते हैं कि वहाँ पर बाहर आ जाता है और प्लूरियल पर अटैक कर देता है। लेकिन तब वैन आगे डाकू के पैर पर स्लैश मार देता है। डाकू नीचे झुक जाता है। इसके बाद खामसिन आके डाकू को स्लैश मार के खत्म कर देता है। आगे हम देखते हैं कि बचे हुए सारे डाकुओं को इन सभी ने आराम से पकड़ लिया होता है। ये मैटर यहाँ पर आराम से निपट गया होता है और तो सोच रहा होता है कि वो कुछ समय के लिए वैन के पास ही रुक जाए। इन 5 एडवेंचरर को दूसरे क्वेस्ट में भी जाना था तो वो यहाँ पर रुकते नहीं, लेकिन ये 4 औरतों के साथ ही वैन के लिए यहाँ पर रुकने का सोच लेते हैं। आगे सभी विलेज के अंदर आ जाते हैं। इस विलेज की हालत तो भाई बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वैन के सामने विलेज का चीफ रोंडा आता है। वैन और उनका एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो जाता है। वैन बताता है कि वो यहाँ पर इस विलेज का नया लॉर्ड है। रोंडा उनके विलेज को बचाने के लिए वैन को थैंक्स कहता है। क्या पहले भी यहाँ पर ऐसे अटैक हुए हैं? हाँ, इसी साल में हमारे ऊपर अभी तक काफी सारे अटैक्स हुए हैं। आखिर इस विलेज को इतना क्यों टारगेट किया जा रहा है? पहले जब हम फेरनडिन तो काउंटी का हिस्सा थे, नाइट्स इस एरिया को पेट्रोल किया करते थे, लेकिन अब वो सब कुछ जा चुका है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये विलेज हमारे फेर्टियो मार्च का पार्ट बनने की वजह से खतरे में है। हाँ, माफ कर दीजिए, मेरे फादर मार्किस फेर्टियो ने इस छोटे से विलेज पे ध्यान नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि स्मॉल विलेज ऐसा प्रोटेक्शन के वर्थ नहीं है क्योंकि वो टैक्स के रूप में कुछ दे नहीं सकते। चीफ, किंगडम के स्टेट के बारे में कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। वैन इनको समझाता है कि किंगडम ने जो रूल्स बनाए हैं उनको तो वो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन विलेज को कैसे प्रोटेक्ट करना है इसके बारे में उसने 3 मेजरमेंट लिए हैं। पहला, वो इस विलेज में कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेंगे जिससे किंगडम इस विलेज को इग्नोर नहीं कर पाएगा। दूसरा, मर्चेंट को रेगुलर यहाँ पर काम पर रखने के लिए अर्निंग सोर्स को जनरेट करना। तीसरा, खुद से इस विलेज को इम्प्रूव और डेवलप करना। लड़की बताती है कि इसके बारे में उन्होंने बहुत बार सोचा, लेकिन ये बस बोलने के लिए आसान है, कोई भी ये काम अभी तक नहीं कर पाया। वैन भाई लड़की को मोटिवेट करता है कि अब उनका नया लॉर्ड यहाँ पर आ गया है, इस विलेज को वो बचाने के लिए और डेवलप करने के लिए सब कुछ करेगा। लेकिन भाई वैन की बात को यहाँ पर कोई भी सीरियसली नहीं लेता। वैन मन में कहता है कि यार इनमें से कोई भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता। तभी एस्पाडा अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो मार्किस फेर्टियो को एक बटलर के तौर पर सर्व कर चुका है। इसके बाद डी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो फेर्टिस के चिवलारिक ऑर्डर का डेप्यूटी कमांडर है। वो यहाँ पर वैन को सर्व करने के लिए आया है। ये सुनने के बाद अब ये लोग हैरानी हो जाती है कि भाई इतने इम्पोर्टेंट लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रोंडो भाई खुशी से वैन से पूछता है कि आखिर उनका एलिमेंट मैजिक कौन सा है, लेकिन वैन उनको जरा शांत करता है और बताता है कि उसके पास प्रोडक्शन मैजिक है, तो उससे वो कॉम्बैट के लिए ज्यादा उम्मीद ना रखे। प्रोडक्शन मैजिक सुनते ही ये
तीनों फिर से डीमोटिवेट हो जाते हैं। खैर तब यहाँ पर एक विलेजर पूछता है कि टैक्स के बारे में क्या करें। उनके खुद खाने पीने के वादे हैं, यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए ही उनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो वो 30% टैक्स कैसे देंगे। कंडीशन को देखते हुए वैन कहता है कि अभी के लिए वो टैक्स को 30% से 10% कर देगा। पहले उसे यहाँ पर सबकी लाइफ को सिक्योर और स्टेबल करना है। सिर्फ 10% टैक्स सुनने के बाद सभी विलेजर्स हैरानी हो जाते हैं। वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं। वैन अभी सबसे पहले विलेज के डिफेंस को बढ़ाने का सोचता है। एस्पार्डा, आपका अर्थ मैजिक कब तक रह सकता है? एक सर्टेन टाइम के लिए वॉल बनी रहेगी, लेकिन टाइम के साथ जैसे ही माना कम होता रहेगा वॉल बस एक मिट्टी की दीवार होगी। मतलब हमें उसे किसी स्ट्रॉन्ग चीज से रिप्लेस करना होगा। ठीक है, क्या अभी के लिए आप वॉल को बना सकते हैं? एस्पार्डा अपने अर्थ मैजिक से विलेज के चारों तरफ एक वॉल बना देता है। सारे विलेजर्स ये देख के भाई हैरानी हो जाते हैं। खाई और कुछ जाल वगैरह बनाने का काम डी करने वाला होता है, जिससे कोई भी बाहर से हमला करने के लिए आए तो उसकी स्पीड कम हो सके। वह सभी विलेजर से कहता है कि अगर वो सभी एक साथ हो जाते हैं तो ये विलेज फिर से पहले से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के रिबॉर्न होगा। इसके बाद हमें इन तीनों को फॉरेस्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर वैन ने कुछ लकड़ियाँ जमा की होती है। वैन अब यहाँ पर अपने प्रोडक्शन मैजिक को टेस्ट करने वाला होता है। वैन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जैसे वैन का माना उसके हाथों में आता है, वो उड़ के सारे फाइबर्स को सेंस कर पा रहा होता है। वैन उस सारे फाइबर्स को थ्रेड्स की तरह एक साथ मिला के स्ट्रॉन्गर बनाता है और सबको कंप्रेस करके वो यहाँ पर एक वुड ब्लॉक बना लेता है। ये दोनों पूछते हैं कि आखिर ये क्या है? ये एक फाइबर ब्लॉक है जो कि एक नैनो फाइबर जैसा है, लेकिन भाई इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि फाइबर और नैनो फाइबर क्या है। यकीनन भाई वैन को अपनी पुरानी दुनिया से फाइबर के बारे में पता होता है, इनको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। आगे थोड़ी देर बाद ऑर्थो और प्लूरियर यहाँ पर आते हैं। फाइबर ब्लॉक को देख के वो भी हैरान थे, उनको भी कुछ पता नहीं था कि आखिर ये क्या है। लॉर्ड वैन ने इनको बनाया है। अरे यार, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे कई ज्यादा हल्के हैं। क्या मैं इसे कट करने का ट्राई करूँ? हाँ, क्यों नहीं। और तो अपनी पूरी जान लगा के स्वॉर्ड से फाइबर ब्लॉक पे अटैक करता है, लेकिन फाइबर ब्लॉक को कुछ भी नहीं होता, उस पर एक स्क्रैच भी नहीं आता। ये देखने के बाद और दवाई हैरानी हो जाता है। आगे शाम हो जाती है। हम देखते हैं कि वैन ने अपने फाइबर ब्लॉक से यहाँ पर कई सारे वेपन बना दिए होते हैं। लॉर्ड वैन, क्या आपका माना खत्म नहीं हुआ? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो फील हो रहा है कि अभी भी मेरे पास बहुत सारा माना है। प्रोडक्शन मैजिक काफी ज्यादा इंटेंस होता है, इसमें बहुत सारा माना लगता है। इस मैजिक से बस एक चीज को बनाना ही काफी ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन वैन तो भाई यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनाई होती है, साथ ही उसका कुछ खास माना ऐसे खत्म भी नहीं हुआ होता। वैन को भी अभी कुछ पता नहीं होता है कि भाई उसके साथ ये क्या हो रहा है। खैर तभी वैन यहाँ पर एक स्वॉर्ड बनाता है जो कि खामसिन को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वैन वो स्वॉर्ड उसे दे देता है। तभी टील उम्मीद कर रही होती है कि वैन उसे भी कुछ दे दे। वैन भाई उसे एक एक्स देता है, जो देख के टील का पूरा मूड ही खराब हो जाता है, लेकिन भाई वो बेचारी अपने इमोशन को दिखा नहीं सकती। वो एक्स को ले लेती है और कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई। वैन को ऑलरेडी पता चल गया होता है कि टील को ये पसंद नहीं आया। वो उसके लिए बाद में कोई अच्छे से एक्सेसरी बनाने वाला होता है। आगे रात हो जाती है। टील और खामसिन सो रहे होते हैं। वैन और बाकी काफी दिनों से ऐसे बाहर ही कैंप लगा के गुजारा कर रहे होते हैं। वैन सोच रहा है कि विलेज के डिफेंस से पहले वो अपनी बेसिक नीड को यहाँ पर पूरी कर दे। कल वो यहाँ पर एक हाउस बनाने का सोच लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वैन काफी सारे फाइबर ब्लॉक्स को यहाँ पर लाता है। विलेज चीफ आके वैन से पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। वैन बताता है कि वो यहाँ पर रहने के लिए घर बना रहा है। इस जगह को नॉर्मली काफी समय से कोई यूज नहीं किया गया और मुझे लगता है कि लॉर्ड के मैंशन के लिए ये जगह परफेक्ट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे वैन अपने घर को बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। पहले वो 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स को इमेजिन करता है, इसके बाद वॉल और फ्लोर्स जो कि उनको कनेक्ट कर दे। वैन भाई एक परफेक्ट मैंशन को इमेजिन कर लेता है और हम देखते हैं कि उसका मैंशन यहाँ पर बन जाता है, जिसे देखने के बाद हर कोई हद से ज्यादा ही हैरान हो गए होते हैं। टील और खामसिन कह रहे होते हैं कि लॉर्ड वैन का प्रोडक्शन मैजिक किसी टेरिटरी पे गवर्न करने के लिए एक एलिमेंटल मैजिक से भी बेहतर है। अरे नहीं, प्रोडक्शन मैजिक इंटरेस्टिंग स्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एलिमेंट मैजिक जैसा ऑफेंसिव मैजिक ही बेस्ट है। लोग भी वैसे लॉर्ड के अंडर ज्यादा सिक्योर फील करते हैं। लेकिन भाई ये दोनों कह रहे होते हैं कि लॉर्ड वैन जो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो लॉर्ड ज़ाल्फा के किंगडम के बजाय लॉर्ड वैन के इस विलेज में रहना ही पसंद करेंगे। वैन को लग रहा होता है कि उससे अच्छा लगे, इसलिए वो दोनों ऐसा कह रहे हैं। लेकिन तभी एस्पार्डा कहता है, आपने जो कहा वो वॉर के टाइम के लिए करेक्ट है। हालांकि लोग ऐसे लॉर्ड की चाह रखते हैं जो कि उनके लाइफ को इम्प्रूव कर सके। इस सेंस से देखा जाए तो जनता की जरूरतों को आपसे बेहतर कोई भी पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल, एस्पार्डा सही कह रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आपने एक पूरे हाउस को ही बना डाला। लॉर्ड वैन की पावर एक नॉर्मल प्रोडक्शन मैजिक यूजर से बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड की है। अगर आप लोग मुझे लंबर ला के देते हो तो मैं आपके लिए भी घर बना दूंगा। ये सुनते ही भाई ऑर्थो और डी में राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। वो
दोनों ही अपने बंदों से तुरंत लंबर को लाने को कहते हैं, लेकिन तभी चीफ भी कहते हैं कि क्या अगर वो लंबर को ला के देते हैं तो लॉर्ड वैन उनके लिए भी घर बना देंगे। विलेजर्स बता रहे होते कि उनके घरों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वैन भी देखता है कि हाँ, विलेजर्स के घर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बेकार है। वैन कहता है कि वह सबके लिए घर बना देगा। ये सुनते ही सभी विलेजर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वैन ने इन सबके लिए घर बना दिया होता है। वैन ने गिल्ड प्लान के अनुसार घरों के स्ट्रक्चर को बना दिया होता है। इस स्ट्रक्चर में 4 होम ब्लॉक के हिसाब से हाउस के यूनिट होंगे और इनके बीच में आने जाने के लिए परफेक्ट स्ट्रीट भी होगा। वैन ने सभी के घरों को यूनिफॉर्मली बना दिया होता है ताकि विलेजर्स को अपने घरों के लिए असमानता महसूस न हो। वैन ने ये घर अभी तो वुड से ही बना दिए होते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो इन घरों को और भी ज्यादा बेहतर बनाने वाला होता है। हम देखते हैं कि वैन ने इनके लिए घर बना दिया होता है तो हर कोई उसके लिए खाना वगैरह दे रहा था। आगे यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि वैन ने मैंशन के साइड में एक पब्लिक बार भी बना दिया होता है और फ्लोरिन ने अपने वाटर मैजिक से वाटर का इंतजाम कर दिया होता है। खामसिन ने वाटर को चारकोल फायर से हीट कर दिया होता है और यहाँ पर मस्त से सभी के सभी हॉट वाटर का मजा ले रहे होते हैं। अगले दिन अभी वैन यहाँ पर विलेज में वाटर का प्रबंध करने का प्लान करता है। स्पार्टा रिवर के पास से जितना हो सके उतना एक बड़ा ट्रेंच बनाता है। इसके बाद डी, खामसिन और बाकी के हाथ से खुदाई करते हुए उसे आगे विलेज तक बढ़ाने लगते हैं। वैन पीछे रह के ट्रेंच को और मजबूत कर रहा होता है। आगे शाम हो जाती है। वैन कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, लेकिन डी कह रहा होता है कि वो कुछ और घंटे काम कर लेंगे ना तो विलेज तक पहुंच जाएंगे। वैन भाई डी को जरा अपने आसपास देखने को कहता है। हम देखते हैं कि भाई खुदाई कर करके इन तीनों की बैंड बज गई होती है। खैर अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने वाटर कैनल बना दिया होता है। बारिश के पानी से कैनल के अंदर का वाटर बाहर आ सकता है। शायद से मुझे विलेज के पीछे एक लेक भी बनाना चाहिए। ये काफी बढ़िया आइडिया है। पानी की कमतरता के समय भी फिर वो लेक एक वाटर रिजर्वर की तरह काम में आएगी। ठीक है, चलो इसे करते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर लेक भी बना दी गई होती है। विलेज के चीफ वैन को थैंक्स कहते हैं कि अब उसकी वजह से उनको पानी लाने के लिए दूर रिवर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आगे रात को हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है। ये दोनों उसी रिमोट विलेज की तरफ जा रही होती है जहाँ पर वैन है। ये कौन है और वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वैन ने अर्थ वॉल में स्टोन को डाल के उसे एक कंक्रीट जैसा बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया होता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, और ज्यादा सेफ्टी के लिए वैन ने वॉल पे कई सारे बैलिसेड भी बना दिए होते हैं। सामने शील्ड लगी होती है जिससे सामने के अटैक से डिफेंस मिलेगा। विलेज का डिफेंस अब तगड़ा हो गया होता है। वैन के प्रोडक्शन मैजिक को देख के डी तो कहता है कि भाई अगर वैन के फादर को पता होता है कि उसके पास ऐसी पावर है तो वैन हाउस का हेड या फिर कम से कम डेवलपमेंट का एडवाइजर होता। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लॉर्ड वैन हेड की फाइट के एबिलिटी से कई ज्यादा वैल्यू रखते हैं, लेकिन सर स्पार्टा ये देख के आपको नहीं लगता कि लॉर्ड वैन की पावर कॉम्बैट के लिए सफिशिएंट है? मैं तो ये भी कहूँगा कि वो किसी और से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लॉर्ड वैन की पावर प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है, लेकिन कॉन्करर लैंड के लिए ये सुटेबल नहीं है। इन दोनों का भाई अपना अलग ही मसला चल रहा होता है। वैन भाई इनको शांत करता है। वो बताता है कि फ्रस्ट्रेट होके उनको कुछ भी मिलने नहीं वाला, उनको एक साथ मिलके जो भी खतरा आता है उनका सामना करना है। खैर तभी यहाँ पर वैन को भूख लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि टिल ने खाना बना दिया होता है। तभी टिल से वैन को ये भी पता चलता है कि भाई यहाँ पर इनको खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की भी बहुत कमी है। तभी स्पार्टा वैन से कहते हैं कि विलेज के डिफेंस के साथ उनको रेगुलर इनकम के बारे में भी कुछ करना होगा। यहाँ विलेज में लॉर्ड वैन को जो स्वीट बेक डिजर्ट्स पसंद है उनके लिए भी कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। ये सुनने के बाद वैन भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसे कुछ तो करना ही होगा जो कि विलेज से सेल हो। आगे हमें इन सबको दिखाया जाता है। यहाँ पर वैन बस अभी आया होता है। वैन को भाई अपने बनाए हुए वेपन को ज़ारा से टेस्ट करना था, लेकिन ये दोनों अपने वेपन को टेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वो वेपन वैन ने जो इनको दिए थे ये दोनों अपने वेपन को खराब नहीं करना चाहते थे। वैन उनसे कहता है कि उसे खुशी है कि उसने दिए हुए वेपन को वो इतने प्यार से संभाल रहे हैं, लेकिन अगर वो उसे टेस्ट नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि वो कैसे है। तभी ज़ारा अपने ऑर्क नाइट शील्ड को निकालता है। ज़ारा बताता है कि ये शील्ड ऑर्क के बैक से बनी है, ये बहुत ही ज्यादा स्टडी और फ्लेक्सिबल है। वैन कामसिन से कहता है कि वह वो शील्ड पे स्ट्राइक मारे। ना चाहते हुए भी कामसिन आके शील्ड पे स्ट्राइक मारता है, लेकिन अब बहुत ही हल्की सी। ज़ारा हंसते उसे कहता है कि भाई वो जानता है कि वो अपने वेपन को डैमेज नहीं करना चाहता, लेकिन इतने लाइट स्ट्राइक से कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन हम देखते कि बस उतने स्ट्राइक से शील्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देख के सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ारा भाई रोने लगता है कि उसकी शील्ड टूट गई। मैं हैरानी हूँ कि बस एक वुडन से बना हुआ वेपन इतना पावरफुल कट लगा सकता है, क्या ये एक वुडन से बनी हुई है? खैर आगे हम देखते कि वैन ज़ारा के वेपन को ठीक कर देता है, जिससे यकीनन वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी और तो यहाँ पर आ जाता है। हम देखते कि भाई उसने बहुत सारे ओर्स को लाया होता है और तो बताता है कि वुल्फब्रुक माउंटेन रेंज के डीप फॉरेस्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। वहाँ के मॉन्स्टर को हंट करके और
औरतों ने आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और यहाँ तक मिथ्रिल और भी लाया है। मिथ्रिल और को देखने के बाद वैन भी भाई बहुत ही एक्साइटेड हो गया होता है। सच में ये फॉरेस्ट से मिला है, तो फिर आज तक वहाँ पर कोई माइन करने के लिए क्यों नहीं गया? मुझे पूरा तो पता नहीं है, लेकिन मेरा गेस है कि ये किंगडम के रीच के बाहर है, इसलिए। ओह ऐसा है, इतना सब कुछ वहाँ पर मिला है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वेल्थ और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। वैन औरतों से कुछ आयरन और लेता है और यहाँ पर एक आयरन ब्लॉक बना देता है। वाह, आपने इसे बना भी दिया। मैंने इसे पिघलाकर पूरा नहीं बनाया है, इसलिए मैं नहीं जानता कि ये कितना प्योर है। लॉर्ड वैन, क्या आप इससे मेरे लिए एक स्वॉर्ड बनाएंगे? हाँ क्यों नहीं, मुझे अभी भी तुम्हारे शील्ड के लिए बुरा फील है। सच में? तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक शॉर्ट स्वॉर्ड और एक लॉन्ग स्वॉर्ड बनाइए। स्वॉर्ड के लिए इतना पागल क्यों हो रहा है? हाँ पहले तो उसे स्वॉर्ड इतनी कुछ पसंद नहीं थी ना। इनको कहाँ पर पता है कि भाई वॉन की वुड स्वॉर्ड ये हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आयरन वाली स्वॉर्ड कितनी पावरफुल होगी। वैन यहाँ पर आयरन से एक शॉर्ट स्वॉर्ड बना देता है, जो कि ज़ारा को बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद वॉन एक लॉन्ग स्वॉर्ड को भी बना देता है, और ये तो पहले वाली से भी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। उन स्वॉर्ड्स को देखने के बाद अब औरतों भी अपने लिए एक स्वॉर्ड बनाने की रिक्वेस्ट करता है, और ये दोनों भी। हाँ क्यों नहीं, तुम लोगों ने और लाया है, घर जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए वेपन बना दूंगा। तभी हम देखते हैं कि फ्लोरियर भी यहाँ पर आ गई होती है। वो कहते हैं कि ये स्वॉर्ड भारी कीमत में बिक सकती है। तभी वैन यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या होगा अगर वो मिथ्रिल से वेपन बना दे। हम देखते हैं कि एस्पार्टा भी यहाँ पर आ जाता है। मिथ्रिल को देखने के बाद वो भी हैरान हो गया था। मैंने बहुत ही कम सुना है कि लोगों ने माउंटेन को छोड़ के जंगलों में मेटेलिक ओर को माइन किया है। ये बस एक ही कारण से हो सकता है कि वहाँ पर आसपास एक डंजन हो। आपको लगता है कि वहाँ पर एक डंजन है? देखा जाए तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है ना, मतलब वहाँ पर कोई गया ही नहीं कभी, तो शायद से हो सकता है। लॉर्ड वैन, अगर हम डंजन को डिस्कवर करते हैं तो हमारी सिचुएशन बहुत ही बदल जाएगी। लोगों की और गुड्स की आने जाने की भीड़ विलेज में बहुत ही बढ़ जाएगी। एक नया डंजन, हाँ अगर हमने उसे डिस्कवर किया तो इससे विलेज की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। हमें बताया जाता है कि डंजन में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, साथ ही ऐसे जेम भी होते हैं जो नेशनल ट्रेजर जितने वैल्यूएबल होते हैं। नॉर्मली जब गिल्ड को नए डंजन के बारे में पता चलता है, वो डंजन के सबसे पास वाले टाउन या विलेज में अपनी ब्रांच को ओपन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये होती है कि अभी के लिए विलेज के अंदर इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक नए गिल्ड को वेलकम कर सके। साथ ही नेबर वाली नेशन प्रॉफिट के चलते हुए डंजन को हथियाने के लिए इन पे अटैक कर सकते हैं। तो लॉर्ड वैन, आप ये कह रहे हैं कि डंजन की बात को हमें सीक्रेट रखनी चाहिए, लेकिन डंजन के बारे में अगर हमें पता चलता है तो चिवलारिक ऑर्डर भी तो आएंगे ना। प्रॉब्लम की बात ये है कि फेरेटियो हाउस में अभी मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर उनको पता चल गया कि यहाँ पर एक डंजन है तो मुझे कहीं और भेज देंगे। फिर तो डंजन की डिस्कवरी से पहले आपको विलेज को जल्दी से ग्रो करना होगा। अभी के लिए ये सभी डंजन की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने का सोच लेते हैं। वैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो जानता है कि डंजन की डिस्कवरी से इन सबको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अपने फायदे को अवॉइड करके वो वैन के लिए उसको सीक्रेट रख रहे हैं। वैन इन सभी को थैंक्स कहता है। आगे वैन और टिल ऐसे ही विलेज में घूम रहे होते हैं, तभी एक विलेजर आके चिल्लाते हुए कहता है कि आर्मर्ड लिजार्ड विलेज की तरफ आ रहे हैं। वैन तुरंत गेट को बंद करने को कहता है। विलेज के मेन गेट को बंद कर दिया जाता है। सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए होते हैं। वैन सबसे कहता है कि वो विलेज को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो अकेले ये नहीं कर पाएगा, उसको उस सबकी जरूरत होगी। सभी विलेजर्स फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैन सभी को ऊपर जाने को कहता है। खामसन वैन को बताता है कि औरतों की पार्टी हंटिंग करने के लिए विलेज के बाहर गई है, तो वो अभी विलेज में नहीं है। ये सुनने के बाद वैन ऊपर जाने लगता है, लेकिन टिल उसे रोक देती है। उसे वैन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही होती है। लॉर्ड वैन, क्या हुआ? डी माफ कर देना, क्या आप टॉप पे जाके रिपोर्ट करेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है? मैं यहीं से ऑर्डर को इशू करूंगा। हाँ बिल्कुल, सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। वैन डी से पूछता है कि वहाँ पर कितने लिजार्ड हैं। डी बताता है कि रफली 40 लिजार्ड्स हैं और वो सभी 8 मीटर टॉल है। ये सुनने के बाद वैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात है। बस एक ही आर्म्ड लिजार्ड को हराने के लिए 4 से 5 वर्टनर नाइट्स लगते हैं। वैन डी को बैलिसेट में आयरन बोल्ट को लोड करने को कहता है। डी के मैन कह रहे होते हैं कि रेगुलर वेपन आर्म्ड लिजार्ड के टफ हाइट्स पे काम नहीं करते। डी भी ये बात जानता है, लेकिन वो ऐसे हार मानने के लिए तैयार नहीं था। लॉर्ड वैन के ऑर्डर को वो ट्राई करना चाह रहा होता है। डी सबसे कहता है कि बैलिसेट में आयरन बोल्ट को लोड करो। सभी विलेजर्स आयरन बोल्ट को लोड करते हैं। डी अटैक करने का ऑर्डर देता है। सभी के सभी अटैक कर देते हैं और डी देखता है कि लॉर्ड वैन के वेपन तो उस लिजार्ड के बॉडी के आर पार हो जाते हैं। ये देखने के बाद डी पूरा हैरान हो जाता है। आर्म्ड लिजार्ड वन शॉट हो रहे होते हैं। वैन ने बनाए हुए वेपन की ताकत डी अभी समझता है। खैर अभी भी काफी लिजार्ड बचे हुए हैं। सभी फिर से अटैक करते हैं। इस बार भी बहुत सारे लिजार्ड खत्म हो जाते हैं, लेकिन सारे नहीं मरते और यहाँ पर आयरन बोल्ट्स खत्म हो जाते हैं। वैन सोच में पड़ जाता है कि अभी वो क्या करे, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वैन डी से कहता है कि वो वुडन बोल्ट का यूज करे। सभी वुडन बोल्ट से अटैक करते हैं और हम देखते हैं कि वुडन बोल्ट भी यहाँ पर लिजार्ड को वन शॉट कर देते हैं। सारे लिजार्ड यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ये लोग
लोग जीत जाते हैं। सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं। आगे हम देखते हैं कि भाई इन सभी ने सारे लिजार्ड से जितना कुछ भी मटेरियल निकल सकता है वो सब कुछ निकाल दिया होता है। वैन यहाँ पर आता है, वो देखता है कि अब उनके पास मीट की तो कोई भी कमी नहीं है। वैन कहता है कि आज रात वो एक बड़ा फीस्ट रखेंगे। आगे हमें रात में दिखाया जाता है जहाँ पर विक्ट्री की खुशी मनाई जा रही होती है। वैन को यहाँ पर लिजार्ड का मीट बहुत ही पसंद आता है। लॉर्ड वैन, जब मैंने सुना कि आपने जिस चीज से हमारे वेपन बनाए थे उसी चीज से बर्ड बनाए हैं, तब मैं समझ गया था कि आर्म्ड विजार्ड कैसे इतने आसानी से मर गए। हाँ, लॉर्ड वैन ने तुम्हारे लिए वेपन्स बनाए। और तो प्लूरियर और ज़ारा दिखाने लगते हैं कि भाई वैन ने उनके लिए मस्त से स्वॉर्ड बनाई है। ये देखने के बाद डी वैन के पास आगे कहने लगता है कि भाई उसे भी एक वेपन चाहिए। बस इतना ही नहीं, अब डी के मेंस भी वैन से वेपन की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वैन इनसे कहता है कि जब वो विलेज के फाइनेंस ऑर्डर में आ जाएंगे वो इनके लिए वेपन्स बना देगा। आगे पार्टी खत्म होने के बाद वैन और औरतों की मीट सेलिंग पे बात चल रही होती है, जहाँ औरतों वैन को बताता है कि अगर वैन लिजार्ड को मर्चेंट को बेचता है तो उसे हर एक के लिए 20 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। हालांकि इस केस में ज्यादातर मीट खराब हो जाता है, तो उनमें से और ट्रांसपोर्ट फीस को घटाने के बाद हर एक के लिए 8 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। वैन मन में कहता है कि अभी उनके पास 40 लिजार्ड का मीट है, तो उसके हिसाब से उसको 300 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। वैन सोचने लगता है कि भाई जापान की करेंसी के हिसाब से ये कितना होगा, और उसे देखने को मिलता है कि भाई ये टोटल 300 मिलियन येन होगा। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में देखते हैं तो ये लगभग 18 करोड़ रुपए होते हैं भाई। लेकिन तभी एस्पार्डा वैन को बताते हैं कि जब कोई भी विलेज या टाउन 100 गोल्ड कॉइन को बनाता है तो उनको मार्केट को 50% टैक्स देना होता है। ये सुन के वैन भाई हैरानी हो जाता है। वो पूछता है कि क्या वो इसे सीक्रेट नहीं कर सकते। स्पार्टा कहता है कि नहीं। ये सुन के भाई वैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। खैर इन सबसे भी ज्यादा वैन को ये प्रॉब्लम लग रही होती है कि अगर वो इन सभी लिजार्ड को बेच देता है तो उसके फादर को विलेज के कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा। अगर उनको पता चल गया कि इस विलेज में कुछ वैल्यू है तो वो वैन को यहाँ से निकाल के किसी दूसरे रिमोट एरिया में भेज देंगे, और फिर वैन को अच्छे से इस विलेज में जीने का जो मौका मिला है वो चला जाएगा। इसको सीक्रेट रखना ये आसान तो नहीं है, लेकिन हम एक चीज को ट्राई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपके बड़े भाई लॉर्ड मोर्शिया को रिपोर्ट करेंगे। ओह मैं समझ गया, लिजार्ड मॉन्स्टर को हराने का क्रेडिट हम मेरे भाई को देंगे। बिल्कुल सही। अगले दिन हम देखते हैं कि 2 मर्चेंट यहाँ पर विलेज में आते हैं, और यकीनन विलेज के एंट्रेंस को देखने के बाद ये हैरानी हो गए होते हैं। अब यार ये सच में एक रिमोट विलेज है, हम कहीं गलत रोड से तो नहीं आ गए। वैन ऊपर ही होता है, वो इन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि भाई उसका नाम वैन है और वो इस विलेज का लॉर्ड है। यकीनन ये दोनों वैन को पहचान जाते हैं। वैन इनको उनका नाम पूछता है, इसका नाम बेल है, और ये पीछे वाला बंदा इसका नाम रेंगो है। वैन इनको आर्म्ड लिजार्ड से निकाले हुए मटेरियल्स के पास लाता है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा होते हैं। ये दोनों इतने सारे मटेरियल्स को देखने के बाद हद से ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। क्या आप इनको हमसे खरीदेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं जाके कुछ और मैस को लाता हूँ। क्या आप 1 मंथ के लिए रुकने के लिए तैयार हैं, ताकि हम ये सारा मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर पाए? हाँ कोई बात नहीं। अरे हाँ, लेकिन मीट उतनी देर तक नहीं रह पाएगा, तो आप फ्री में कुछ ले जा सकते हैं। हाँ हम खुशी से लेंगे, हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वेपन्स भी हैं। क्या आप देखना चाहेंगे? वैन इनको अपने वेपन्स को दिखाता है। वेपन्स को देखते ही वो इनको बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। ये दोनों वैन से कहते हैं कि इन वेपन्स के लिए वो उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। ये सुन के वैन इनको थैंक्स कहता है। तब वैन इसे पूछता है कि क्या वो इनके वेपन को प्रमोट करेंगे। ये सुनते भाई इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। वैन को लगाया था कि भाई ये दोनों वेपन्स के लिए मोनोपोली करने के बारे में सोच रहे हैं। देखो अगर 2 मर्चेंट सेम रूट से ट्रेवल करके वेपन्स को बेचेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये वेपन यहीं पर बन रहे हैं। ये सुन के इन दोनों को झटका ही लग जाता है। वैन इनसे कहता है कि पहले इनको कोई बेहतर तरीका निकालना चाहिए। वेपन को प्रमोट करने से पहले ही ज्यादा प्रॉफिट बनाने से उसके सेल्स हाई रॉकेट हो जाएंगे। दोनों पूछते हैं कि आखिर वे कैसे कर सकते हैं। वैन इसे कहता है कि भाई वो दोनों इस विलेज में अपना शॉप ओपन कर ले। ये सुन के ये दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एक शॉप जो हम दोनों रन करें तो आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों भाई वैन का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करने लगते हैं। चलो फिर तुम्हारा शॉप बनाया जाए। आगे हम देखते कि वैन इनके लिए यहाँ पर एक शॉप भी बना देता है। अबे यार, मैंने तो उनको बस बताया था कि हमारा शॉप हम कैसा चाहते हैं, और उन्होंने ये बना भी दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है भाई। आगे थोड़ी देर बाद द मर्चेंट के जाने के बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ विलेज के पास आ गए होते हैं। यहाँ पर एस्पार्डा ने वैन से कहा होता है कि उनका प्लान ये है कि वो विलेज को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि जिसमें 10,000 लोग रह सकते हैं। 10,000 लोग? मैं तो बस 1000 से शुरुआत करने के बारे में सोच रहा था। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। विलेज के करंट डेवलपमेंट पेस को देखा जाए तो 10,000 आंकड़ा भी थोड़ा कम ही है। जैसे जैसे हम लैंड को बढ़ाते जाएंगे हमें और भी ज्यादा गार्ड्स लगेंगे, साथ ही विलेज के फैसिलिटीज को संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स भी लगेंगे। अब आप ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सही है। फोर्ट्रेस टाउन कैसा होगा, इसके बारे में आपने कुछ आइडिया सोचा है?
वैन बताता है कि वो एक स्टार टाइप का फोर्ट्रेस टाउन बनाने वाला है। जो भी हमला करने के लिए आएंगे उनको मेन एंट्रेंस से पहले ही बाहरी पॉइंट से भिड़ना होगा। अगर वो उनको इग्नोर करके सीधा अंदर आने की कोशिश करते हैं तो उन पे 3 साइड से अटैक होगा। इस पार्टा को भी ये डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी यहाँ पर एक नाइट आके वैन से कहता है कि पड़ोसी काउंट फेर्डिनाटो से यहाँ पर दूत आए हैं। यकीनन ये दूत ये दोनों ही होती है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर आ जाती है। वैन इनको अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम पैन मेरा है। मैं हाल ही में नाइट पोजीशन से प्रोमोट होके विस्काउटेस बनी हूँ। मेरा नाम आर्टे ऑन फेर्डिनाटो है। मैं काउंट फेर्डिनाटो की सबसे यंगेस्ट डॉटर हूँ। लॉर्ड वैन, आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? जितना मैं गेस कर पा रहा हूँ आप अपने एनिमी को ऑब्जर्व करने और मुझे अपनी तरफ करने के लिए आए हो। क्या बात है, सच में आप तो कमाल के ही हैं लॉर्ड वैन। आप बस 8 साल के हैं और आपने ऑलरेडी समझ भी लिया। आपकी थियरी करेक्ट है। आपको एक ऐसा लैंड दिया गया है जो हमारी काउंटी और एलिनाटा किंगडम के अंडर है। इसीलिए काउंट फेर्डिनाटो आपसे सावधान है। उनको डर है कि आप मार्किस फेर्टो की कोई अनजाने एम्बिशंस को बढ़ाने के लिए आए हैं। हालांकि एक बच्चे को भेजना जिसे अपने किंगडम में एक प्रोडिजी से जाना जाता है ये तो सही नहीं है। साथ ही आपके पास कोई भी एलिमेंटल मैजिक नहीं है। हाँ, आप सही है, मेरे पास एलिमेंटल मैजिक के लिए कोई भी एप्टीट्यूड नहीं है। लेकिन काउंट की जो चिंता है वो भी किसी काम की नहीं है। मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर भेजा नहीं बल्कि किंगडम से यहाँ पर निकाल फेंका है। आप ये सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। आपने इस रिमोट विलेज को बस कुछ ही समय में एक फोर्ट्रेस बना दिया। यहाँ बिल्डिंग्स बनाई। कम से कम भी देखा जाए तो आपके साथ यहाँ पर 5000 मेंस को भेजा होगा ताकि इस रिमोट विलेज को एक नया मिलिट्री आउटपोस्ट बनाया जाए। क्या हुआ, अब आपकी बोलती बंदी क्यों हो गई? हाँ, वैन भाई जोर जोर से हंसने लगता है। माफ कर देना, आप इतनी सीरियस बात कर रही थी कि ठीक है, मैं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देता हूँ। वैन सब कुछ बता देता है कि उसके फादर ने उसके साथ बस खाम सीन और एक लगेज से लोड किया हुआ कैरेज को लाने के अलावा और कुछ भी अलो नहीं किया था। बाकी जितने भी लोग उसके साथ दिख रहे हैं वो अपनी मर्जी से वैन के साथ आए हैं। उसके फादर ने तो उसे गुड बाय तक नहीं किया। ये सुन के आर्टी बहुत ही हैरान हो जाती है। खैर तभी पैन मेरा विलेज के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछती है। वैन उसे डायरेक्टली दिखाने का सोच लेता है। हम देखते हैं कि सभी विलेज के बाहर आते हैं। स्पार्टा अपने अर्थ मैजिक से एक वॉल को बनाता है। पैन मेरा समझ जाती है कि भाई स्पार्टा एक टॉप टियर का अर्थ मैजिशियन है। हालांकि पैन मेरा को भी ये बात पता होती है कि जैसे ही वॉल का माना खत्म होगा वो टूट जाएगी। लेकिन तब वैन अपने मैजिक से वॉल को मजबूत बना देता है। इसके बाद वो ब्लॉक से यहाँ पर एक दरवाजा भी बना देता है। आखिर ये क्या लॉर्ड वैन, आखिर आपका मैजिकल एप्टीट्यूड क्या है? मेरे पास प्रोडक्शन मैजिक है। सोशली इसे सबसे बेकार मैजिक कहा जाता है। आरती ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। शायद आरती के पास भी कोई ऐसा ही लो रैंक का मैजिक है। आगे वैन बताता है कि जैसे उसके फादर को पता चला कि उसके पास प्रोडक्शन मैजिक है उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन उसके फादर को पता नहीं है कि वैन के पास ऐसे लेवल का प्रोडक्शन मैजिक है। पैन मेरा भाई सारा मैटर अभी समझ जाती है और वो भी एक्चुअली ट्रूथ बताई देती है कि वो यहाँ पर किस लिए आई थी। पैन मेरा को इंस्ट्रक्ट किया गया होता है कि वो लेडी आर्टी की शादी का हाथ वैन के लिए ऑफर करे। ये सुन के वैन भी समझ जाता है कि क्यों आर्टी भी एक दूध बन के आई है। खैर वैन इनको बताता है कि वो अब विलेज को मजबूत और डेवलप करने वाला है। उसको किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, इसलिए मैरिज की कोई भी जरूरत नहीं है। पैन मेरा बताती है कि एक्चुअली में वो यहाँ पर आर्टी के मैरिज के खिलाफ ही थी। ऐसे रिमोट विलेज में आर्टी को हैप्पीनेस नहीं मिलती। ये बात तो उसे भी पता थी। वैन भी इस बात से एग्री करता है। वो कहता है कि किसी को फोर्सफुली एक ऐसी जगह पे मैरिज करवाना जहाँ पर मनी नहीं है, गुड्स नहीं है, साथ यहाँ पर डाकू और मॉन्स्टर का अटैक का भी खतरा रहता है। यकीनन ये सही डिसीजन नहीं है। पैन मेरा बताती है कि इसलिए वो लेडी आर्टी की एंगेजमेंट रोकने के लिए आई थी। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद और वैन क्या क्या कर सकता है, कैसे लोग उसका साथ देते हैं, उसका नॉलेज, मिस फॉर्चून के खिलाफ उसकी विल पावर और ओवरवेलमिंग मेज, ये सब कुछ देखने के बाद उसका मन बदल गया होता है। वो वैन से कहते हैं कि अब लेडी आर्टी की शादी वैन से करवाने में उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। पैन मेरा तो भाई ये भी कह देते है कि अगर एज का गैप नहीं होता तो वही वैन से शादी कर लेती। वैन भैया पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसकी ऐसी तारीफ हो रही है। पैन मेरा आर्टी से पूछते है कि उसका क्या ख्याल है, लेकिन आर्टी और वैन दोनों ही कहते हैं कि उन्होंने अभी मैरिज के बारे में कुछ सोचा नहीं है। वैन बताता है कि मैरिज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है, इसके बारे में वो बाद में सोचेंगे। खैर आज रात के लिए पैन मेरा यही रुकने का सोच लेती है। वैन भाई इनके यहाँ पर एक इन भी बना देता है। आगे रात को ये सभी खाना वगैरह खा लेते हैं। रात को वैन आर्टी को इन तक छोड़ने के लिए आता है। आर्टी आज वैन ने जो भी किया उसके लिए थैंक्स कहती है। आर्टी बेचारी बहुत ही ज्यादा नर्वस थी कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है, लेकिन वैन बहुत ही ज्यादा काइंड है। ये जाने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। आर्टी गुड नाइट कह के यहाँ से निकल जाती है। आगे हमें इस सब को दिखाया जाता है। स्पार्टा वैन से कहता है कि जैसे काउड ने आर्टी का मैरिज वैन के लिए भेजा है, इससे उनको यकीन है कि आर्टी भी कोई एलिमेंटल मेज नहीं है। वैन यहाँ पर एक डिसीजन लेता है कि अगर आर्टी अपने घर नहीं जाना चाहती तो बिना
एंगेजमेंट के भी वो यहाँ पर रह सकती है। यहाँ पर पैन मेरा ने भी पहले सोचा था कि कल वो घर जाएंगे, लेकिन अभी उसे कुछ दिन यहीं पर रुकने का मन हो रहा था। आरटी भी इसके लिए हाँ कहती है। तो इस एनिमे के पार्ट 1 में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हाइप कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान गाइस।